सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के सरकारी इदारों यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज ने माली साल 2024-25 में मजमूई तौर पर 122.9 अरब रुपए का खसारा किया है। यह नुकसान पिछले साल के 30.6 अरब रुपए के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि खसारे में चलने वाले कुछ इदारों के नुकसान कम भी हुए हैं, मगर ओवरऑल सूरत हाल फिर भी खराब रही, क्योंकि मुनाफा कमाने वाले इदारों की कमाई में भी नुमाया तौर पर बड़ी कमी देखी गई है। सरकारी रिपोर्ट है जिसमें वाज़े लिखा है कि एसओईज़ की ओवरऑल आमदन 12.4 खरब रुपए के आसपास रहती है, मगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होने की वजह से ऑयल सेक्टर की कमाई खासी मुतासिर हुई है। इसी तरह मुनाफा बख्श इदारों का मुनाफा 13% कम होकर 709.9 अरब रुपए रह गया है, जबकि खसारे में चलने वाले इदारों के मजमूई नुकसान 832.8 अरब रुपए रहे हैं। इसी तरह पूरे सरकारी पोर्टफोलियो का नेट नुकसान 122.9 अरब रुपए तक बढ़ गया है। इन नुकसान का बड़ा हिस्सा चंद मखसूस शोबों तक महदूद रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कई डिस्कोज मुसलसल खसारे की बड़ी वजूहात बने हुए हैं। इन इदारों के मसाइल में ज्यादा कर्ज के अलावा भारी सूद के साथ असासों पर ज्यादा डिप्रिसिएशन नुकसान की बड़ी वजह बनी। अहम बात यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माली साल 2024-25 के मुकम्मल नुकसान का अलग से वाज़े फिगर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले ट्रेंड को अगर हम सामने रखें तो ये इदारा सबसे बड़े खसारे करने वाले इदारों में शामिल है। माली साल 2023-24 में एनएचए का खसारा 318 अरब रुपए था, जबकि माली साल 2024-25 के पहले 6 माह में ही 153 अरब रुपए का नुकसान रिपोर्ट हो चुका है। अब मुकम्मल जो सालाना फिगर है वो सामने आना अभी बाकी है, और इसी बुनियाद पर यह अंदाजा है कि पूरे साल में इसका खसारा 300 अरब रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, जो ओवरऑल एसओई का एक बड़ा नुकसान है। हुकूमत ने एसओईज को माली साल 2024-25 में 2.08 खरब रुपए की माली मदद दी है। ज्यादातर सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए इसके बावजूद एसओईज ने हुकूमत को 2.12 खरब रुपए वापस भी दिए, जिनमें टैक्सेस के अलावा मुनाफा और इंटरेस्ट भी शामिल था। इसी तरह ओवरऑल लोन 9.57 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि काबिल अदा पेंशन फंड 2 खरब रुपए के करीब है। ये सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है। इस साल गुज़िश्ता साल हमने पीआईए को प्राइवेटाइज होते देखा। अगर प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज से तेज तर हो तो इस नुकसान में कितनी कमी लाई जा सकती है, और अभी ये सालाना 122 से 123 अरब रुपए का नुकसान, ये कितना बड़ा नुकसान है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सलमान साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सालाना इस वक्त 122 से 123 खरब का नुकसान, अरब का नुकसान करना, ये एसओईज का जो बोझ था माजी की निस्बत तो ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। अब क्या समझ रहे हैं आप, ये कारकर्दगी में बेहतरी है हमारे सरकारी इदारों की या बदतरी की जानिब गामज़न है? देखिए, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, बट एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो सरकारी इदारे हैं इसमें सबसे बड़े खसारे जो हैं वो बिजली के इदारे हैं, और बिजली के इदारों के खसारे इसलिए ज़रा कुछ कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि बिजली के रेट्स हमने इतने ऊंचे करते हैं कि अवाम को बिजली इस्तेमाल करना ही उनके लिए दुश्वार होती जा रही है। सो ये बात नहीं है कि बिजली की कोई हमने इम्प्रूवमेंट कर दी है या उनके जो लॉसेस हैं उनको एफिशिएंसी बढ़ा के कम किया है या हमने इनएफिशिएंट जो थे उनको बंद कर दिया है। मोर और लेस बिजली का जो निज़ाम है उसने ना सिर्फ अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, पूरे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, और पाकिस्तान की कम्पेटिटिवनेस, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, ज़राअत में प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियल इश्यूज, एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स, बहुत मेजर रोल है ये हमारी निज़ाम एनर्जी का और पर्टिकुलरली पावर सेक्टर का। और क्योंकि पावर सेक्टर तकरीबन हर चीज़ में हुकूमत का इसमें दखल है, हुकूमत ने ये सारी डिसीजंस ली हुई हैं, हुकूमत ने ये महंगे बिजली के प्लांट्स लगाए हुए हैं जो इम्पोर्टेड एनर्जी के ऊपर चलते हैं। सो आई थिंक बग़ैर सोचे समझे बहुत सी चीज़ें की गई हैं पावर सेक्टर में, और उसका बोझ जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वो ये नहीं है कि टाइम गुजरने से कुछ बोझ कम हो जाए,
बल्कि टाइम गुजरने से बिकॉज सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है, वो एक बॉम्ब की तरह पाकिस्तान की इकॉनमी पे बैठा हुआ है। और आई थिंक एक तो वो नंबर वन हमारे लिए ख़तरा जो है वो पावर सेक्टर है। उसके अलावा भी जो दूसरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उसमें आपने पीआईए की तो बात की, जो कंसिस्टेंटली लॉसेस में जाता रहा, तो उसको फाइनली हमने प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो गए हैं। और अल्लाह करे कि अब वो एक मुनाफा बख्श अदारा बने और पाकिस्तानियों को अच्छी उसमें से टैक्स रेवेन्यूज़ भी आएँ और अच्छी सर्विसेज भी मिलें। इसके अलावा जो है रेलवे है एक बहुत बड़ा, उसमें खसारे बेशुमार आते हैं और ये परसिस्टेंट पेरिनियल हैं और ये ऐसे इंट्रेंच्ड हो चुके हैं क्योंकि पूरी निज़ाम जो है वो एक इंट्रेंच्ड निज़ाम है एक्सप्लॉयटेशन का और पुअर परफॉर्मेंस का। फिर आपने इंट्रोडक्शन में बात की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मसला ये है कि उनकी आमदन जो है वो डिटर्मिन्ड नहीं है। असूली तौर पे तो हाईवेज़ के ऊपर टोल्स और हाईवेज़ के ऊपर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसका कुछ शेयर अगर एनएचए को मिले तो शायद उनके ये जो खसारे हैं ये कुछ कम होने शुरू हों। लेकिन वो आसान तरीका उन्होंने ढूंढा हुआ है कि या कर्जे लेके प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं या हुकूमत के टैक्स के पैसे से करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो बाकी दुनिया में बड़ा पॉपुलर भी रहा और ईस्ट एशिया में तो उसने सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईस्ट एशिया में तकरीबन ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ज़रिए ही बनाया है, जो कि हुकूमती बजट के ऊपर जिसका बोझ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो बना दी, लेकिन उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करने का आई गेस फोकस नहीं है या उसके पास कैपेसिटी नहीं है। हालांकि ज़रूरत तो बहुत है हाईवेज़ की, पूरे पाकिस्तान को आपने कनेक्ट करना है, पूरे हर पाकिस्तानी शहर को कनेक्ट करना है, अपने गांव को कनेक्ट करना है। लेकिन इसकी वायबिलिटी जो है वो आपने इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं बनाई और ये बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ये बनाने में कामयाब हों तो फिर ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जो इतना बोझ पड़ता है वो भी कम हो जाए। सो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें एक बिल्ट इन है इनएफिशिएंसी, बिल्ट इन है कि आप हुकूमत के ऊपर इन्हिसार करें कि वो आपके खसारे पूरे करे, टैक्स पेयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बने और ये इदारे जो डिलीवर करनी है सर्विसेज या जो इकोनॉमी को जो उन्होंने इनपुट देनी है उसको देने में भी एफिशिएंटली कामयाब नहीं हुए। तो सलमान साहब, ये एनएचए के बाद जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनकी प्राइवेटाइजेशन की क्या तरतीब होनी चाहिए? जो प्रॉफिट मेकिंग इदारे हैं पहले उनको अच्छी प्राइवेटाइजेशन के तौर पर पहले उनको प्राइवेटाइज करें, या फिर जो इस वक्त वर्स्ट केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा खसारे में, पहले उनकी प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है ताकि खसारों को कम किया जा सके? देखिए, एक बात तो ये है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन कोई आसान काम नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये मोनोपलीज हैं। अपने हर एरिया में जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके इलाके में वो सोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कोई और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने एक पब्लिक सेक्टर मोनोपली को प्राइवेटाइज किया तो वो एक प्राइवेट सेक्टर मोनोपली बन जाएगी और उसमें फिर बड़े मसले मसाइल भी आएंगे। और कराची में जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके वो मसले हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जाएंगे। तो इसका जो तरीकाकार ये होता है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक
हिस्सा जो है उसका वो उसकी नेटवर्क जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हार्डवेयर होता है, जो तारें हैं और जो ग्रिड स्टेशन हैं वो करते हैं। और दूसरा हिस्सा उसकी सर्विस जो मीटर्स लगाते हैं और आपके घर में बिजली बिल भेजते हैं और वो उस बिल को कलेक्ट करते हैं, वो दूसरा हिस्सा है। तो हमें ये डिस्कोस को 2 कंपनीज बनानी पड़ेंगी, एक जिसमें तारों की कंपनी होगी वो पब्लिक सेक्टर में ही रहेगी, और दूसरा जो मीटर लगाने वाली कंपनीज हैं उनको आप प्राइवेटाइज कर देंगे ताकि हर घर में अगर कोई और मीटर आप लेना चाहते हैं, एक कंपनी से नहीं लेते तो किसी और से लेते हैं और वो आपको सस्ती सर्विस दे सकता है या बेहतर सर्विस दे सकता है। तो एक किस्म का कंपटीशन मॉडल आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये ब्रिटेन में और दूसरे ममालिक में ये हो चुका है। तो ये पॉसिबल है कि हमें भी यही करना पड़ेगा, और अगर हम ये कर लेंगे तो फिर ये है कि बिजली के मार्केट में फिर कंपटीशन आएगा। मुझे और आपको एक मौका मिलेगा कि हम जो सबसे अच्छी सर्विस दे या जो सबसे सस्ती सर्विस दे हम उसको अपनी बिजनेस लें, और उस कंपटीशन के जरिए फिर बिजली के बिल भी कम होंगे और बिजली की चोरी भी कम होगी, और इनएफिशिएंसी जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर की है वो भी कम होगी। तो बहुत जरूरी है इसको करना, लेकिन इसको अच्छे तरीके से करना भी बहुत जरूरी है। और बाय द वे ये 1990 में बना था प्लान कंपेटिटिव पावर मार्केट का, जिसका होमवर्क आज से 30 साल से चल रहा है, 35 साल हो गए इस बात को। तमाम तैयारी होती है, लेकिन वो जो मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री या पावर मिनिस्ट्री, वो अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अभी तक एक कंपेटिटिव पावर मार्केट बनाने में सबसे बड़े हर्डल वो पावर मिनिस्ट्री है। ठीक है, बहुत उसको ज़हन बनाना पड़ेगा कि अब एक कंपेटिटिव पावर मार्केट बना के फिर इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्प्लिट करें और इसका मार्केटिंग का जो हिस्सा है उसको प्राइवेटाइज कर दें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा एज ए रेगुलेटेड मोनोपोली चलाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 90% गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज के जरिए करता है, और इसके नतीजे में हर साल तकरीबन $6 अरब सिर्फ फ्रेट चार्जेस की मद में मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन सिर्फ 11% नेशनल कार्गो को संभालती है। PNSC के पास इस वक्त सिर्फ 10 जहाज़ हैं, जिनमें ज़्यादातर पुराने हैं और कई जहाज़ 2000 से 2010 के दरमियान बने, और 2030 के बाद इन्हें चलाना मजीद महंगा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आलमी माहौलियाती क़वानीन, खासतौर पर IMO के कार्बन एमिशन रूल पर पुराने जहाज़ों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए अब हुकूमत ने PNSC की बहाली के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया है, जिसके तहत 2030 तक PNSC बेड़े को 54 जहाज़ों तक बढ़ाने का प्लान बनाया गया है, और इसी के तहत नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल को भी शिपिंग में शामिल किया जा रहा है ताकि पूरा सप्लाई चेन मजबूत हो। कराची शिपयार्ड में 1100 TEU का नया कंटेनर जहाज़ बनना इसी हिकमत अमली की अमली मिसाल है, और पाकिस्तान की बंदरगाहें कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर सालाना तकरीबन 100 मिलियन टन कार्गो संभालती हैं, लेकिन कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है। बंदरगाहों में रश के साथ स्लो टर्न अराउंड और गहरे पानी की बर्थ की कमी तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर शिपिंग के साथ पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग के साथ लॉजिस्टिक्स पर भी दुरुस्त इन्वेस्टमेंट हो तो पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी ओवरऑल मजमूई तौर पर $100 अरब से जायद की भी हो सकती है, और GDP में इसका हिस्सा अभी सिर्फ 0.5
2.5% है और ये बढ़कर ग्रेजुअली 2 और फिर 3% और शायद इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अब इसके लिए इकदाम क्या क्या उठाने होंगे, खासतौर पर जो फ्रेट चार्जेस की मद में $6 अरब का इंपोर्ट बिल भी इससे हमारा बढ़ता जाता है, ये जो बोझ है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। कंवर जावेद साहब मैरीटाइम एंड ब्लू इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर जावेद साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की। अब हम देख रहे हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी इस वक्त यहाँ पर दिलचस्पी है। अभी हमने PIA की कामयाब प्राइवेटाइजेशन की, जिस कंसोर्शियम ने उसको खरीदा वो इस वक्त PNSE के ऑफिशियल्स के साथ भी कुछ राब्तों में। तो ये आने वाले दिनों में ये हम $6 अरब के इस बिल को कुछ कम कर सकते हैं, PNSE के पास जो जहाज है उनकी तादाद बढ़ सकती है, और ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखें, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया आपके शो में। सबसे पहले तो ये देखना होगा, जो आप ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं और उसको कोरिलेट करते हैं PIA के साथ, तो ये थोड़ा सा सेगमेंट जो है PNSE का ये डिफरेंट है 2 एंगल से। एक तो PIA जो है वो उसमें खसारा ज़्यादा था, ठीक है, और उसके इंटरनेशनल रूट्स के मसले मसाइल आ गए थे, जिसकी वजह से आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। उस पर वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग पहलू है, लेकिन वो एक जो मुद्दत से उसमें खसारा का एलिमेंट था। लेकिन अगर आप PNSE को कंपेयर करें तो PNSE के गो के इस वक्त कंट्रीब्यूशन जो है बहुत कम है, इज अबाउट 10-12% बिटवीन समवेयर फॉर द पास्ट 8 to 10 ईयर्स, अगर आप उसको एनालाइज करें। और जो GDP कंट्रीब्यूशन है, आई वुड से आपने जो फिगर कोट की, थोड़ा सा करेक्शन इसमें कि एक तो $6 बिलियन जो है वो एक असेसमेंट है जनरल, आफ्टर जो ये कोरोना के बाद जो असेसमेंट है, जो फ्रेट रेट वगैरह के अंदर इन्फ्लेशन हुई, उस पे हमने उससे पहले 2019 में कैलकुलेट किया था सीबॉन्ड का कंपोनेंट, वो तकरीबन 3 से ऊपर था, और इस वक्त 3 गुना ज्यादा, तो इसको $8 to 9 बिलियन आप सेफली कह सकते हैं। अच्छा। जो कि आफ्टर द डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको मैनेज करने की जरूरत है। और ये GDP में इस वक्त मोर देन 2% है, 0.5 नहीं, ये थोड़ा सा उसको अगर कैलकुलेशन करें। अब इसके अंदर जो PNSE का एलिमेंट है वो ये इंटरनेशनल लाइनर कोड के तहत ये 60% तक जा सकता है कार्गो को उठाने में, ठीक है, ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। अब इसमें PNSE डिस्पाइट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत लेस है, जहाज भी कम है, 10% से 10 to 12%, लेकिन ये कभी नुकसान में नहीं रहा, प्रॉफिट में रहा है ये इदारा। अब इसको अगर PIA के मॉडल पे इसको अगर इसको ट्रीट करें और इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, दैट वुड बी रॉन्ग थिंग। हम इसके अंदर ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो फ्लैग कैरियर्स है वो बढ़े, उसके लिए जो रजिस्ट्री है आपको उसमें थोड़ी सी जिद्दत लेके आनी है, थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोसेसेस करना है, थोड़ा सा कन्वीनियंस लेके आए उसमें, और उससे क्या होगा कि आपकी रजिस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन की बजाय प्राइवेट ओनरशिप जो है वो बढ़ाए। वो ट्रस्ट आप डेवलप करेंगे। 1970s में जब जो नेशनलाइजेशन का एलिमेंट हुआ 70s के अंदर, उससे एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। मैं ये तो नहीं कभी भी रिकमेंड करूंगा इस वक्त के हालात में कि जबकि PNSE खसारे में नहीं है, प्रॉफिट में है, और जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, अगर कोई भी प्राइवेट इसको ऑनर जाके अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाता है तो वो इसका पूरे का पूरा बिजनेस लेके जाएगा ना, जिसके अंदर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या जो भी गवर्नमेंट ऑन जितना भी कार्गो इन एंड आउट है उसके अंदर अगर आप बात करें। और हमें FOB के ऊपर ज्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट्स, माजी में कुछ ऐसा हुआ जो कि 2 एलिमेंट होते हैं, FOB और एक CIF। तो FOB पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हों जो G2G या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उससे हमें फायदा होगा। ये फॉरेन एक्सचेंज की ये एक पूरी साइंस है, CIF की बजाय FOB पे। तो हमें ये है कि पॉलिसी डिसीजन हमारा FOB के ऊपर हो। दूसरा, जहां तक PNSE के जहाजों की बात है, यस आई एग्री कि ये आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हैं, इसमें काफी सारा जो है वो जिद्दत के लाने की जरूरत है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो इसमें कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे 1 एलिमेंट, अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं और पोर्ट स्टेट कंट्रोल के और दीगर कवानीन के अगर वो कंप्लायंस की बात करें, तो आपका बैलास्ट वाटर जो ट्रीटी है वो भी एनफोर्स है नाउ। तो हमारे कोई भी जहाज जो है इस वक्त के जो PNSE के हैं उसमें बैलास्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं लगा हुआ, मेरी जहां तक मालूमात आई, मे बी रॉन्ग, किसी में इक्का दुक्का में हो, लेकिन लार्जली नहीं है, और उनकी लाइफ भी जो है वो अनकरीब खत्म हो रही है। अच्छा। तो हमें PNSE को, क्योंकि ये प्रॉफिट में रही है हमेशा, स्टिल इस आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, इट्स प्रॉफिट मेकिंग
इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, भले डिस्पाइट इसका जीडीपी में और साहब ये कंट्रीब्यूशन जो कम है। TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो अब ये बनाया जा रहा है, ये भी इन जहाज़ों में मौजूद नहीं है ऑलरेडी, यानी इनकी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है? जी मेरे ख्याल में उस तरह ये अब एक नई जिद्दत की तरफ आप जा रहे हैं, जो है ना हमारे जो उसमें कार्गो में जो फ्लीट में लोकल, असल में बेसिकली ये एलिमेंट जो है इंडिजिनाइजेशन की तरफ है, जो बड़े जहाजों की तामीर की तरफ जो है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है मौजूद, जो है ना उसकी तरफ आप जा रहे हैं। तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ गुड लोकल सोल्यूशन। जैसे आप एविएशन में गए हैं, एविएशन के अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ली है, तो इसी तरीके से आप शिपिंग के अंदर आप आ रहे हैं और जो बड़े वेसल्स उनकी तरफ जाएंगे। आजकल आपका लाइनर का दौर है, कंटेनराइज कार्गो की तरफ आप जा रहे हैं, तो कंटेनराइज कार्गो की तरफ आपका ये PNSC अभी कुछ मूव रिसेंटली उन्होंने किया था और वो कंटेनराइज शिपिंग की तरफ ये जाएंगे, जहां पे इनका एक क्वेश्चन आता है कि जी कार्गो नहीं है। कार्गो देखें 10% ये उठा रहे हैं, 90% कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, प्राइवेट शिप जो इंटरनेशनल कैरियर्स हैं वो उठा रहे हैं उसको। तो हमें उसको स्ट्रेटेजाइज करना है कि लोकल कैरियर जो है पाकिस्तानी फ्लैग अगर ऑन को कैरियर्स उनको उठाते हैं, तो वो जो पैसा हम जो बाहर फॉरेन करेंसी में पे करते हैं वो पाकिस्तान में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहा। अब ये चलें प्राइवेटाइजेशन को अलग करके अगर सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, तो ब्लू इकोनॉमी के किन किन सेक्टर्स में इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि हम इसको इसकी कैपिटलाइज इसको कर सकें, इसकी जो अभी तक अनकैप्ड है ये शोबा बहुत हद तक उसको हम डिस्कवर कर सकें और ये हमारी GDP में एक रियल फैक्टर के तौर पे सामने आ सके? जी सबसे पहले आपने शिपिंग की जो बात की, तो शिपिंग में आप लोगों को ट्रस्ट दें, इंसेंटिवाइज करें। लास्ट भी आपके जो पिछले अगर बजट के सेशन उठा के देखें तो उसके अंदर इसमें सेल्स टैक्स और दीगर चीजें आपने इंट्रोड्यूस कर दी, जिससे प्राइवेट शिप ओनर जो है वैसे ही जो है रिलक्टेंट हो गया कि जी आप इसके अंदर कहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो वो आपकी जो कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज है, जो आप इंसेंटिव देते हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करना नंबर 1 वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जब भी आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे तो प्राइवेट शिप ओनिंग की तरफ नंबर 1 पहला कदम। दूसरा आपका जो सिक्योरिटी के साथ ज्यादा लिंक है, लेकिन डोमेस्टिक फेरी जो है ना विद इन पॉकेट्स, इवन ये अभी रिसेंटली शुरू की, उसको अगर आप जायरीन के साथ और उसके साथ लिंक करें शायद उसमें सक्सेस इतनी बड़ी ना अचीव हो। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक ऑपरेशन में जिसमें मल्टी आपकी प्रोडक्ट्स हों, उसमें सर्विसेज हों, लाइक यू हैव द केसेस ऑफ इंडोनेशिया एंड अदर्स जो आर्चिपेलाजिक स्टेट्स हैं, वहां पे अगर आप देखें उस तरह की प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डोमेस्टिक कंज्यूमर आपका बहुत है। आप देखें कराची की पॉपुलेशन को उठा के देख लें, ये लोग अभी भी आप ऑब्जर्व करें तो कुंड मलीर तक जाते हैं लोग जो है वो डे लॉन्ग ट्रिप के लिए, डिस्पाइट सिक्योरिटी टर्बुलेंस। तो उसके अगर आप ये जरा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर करें, और उससे पहले भी आप जब तक वो मामला चल रहे हैं तो आप कराची के अंदर इन चीजों को फरोग दे सकते हैं। फेरी ऑपरेशन जो टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, फिर उसके बाद इंटरनेशनल टूरिज्म, उसमें कुछ लोगों का ख्याल के ये होना चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है। आप डोमेस्टिक से शुरू करें, इंटरनेशनल कुछ आई कैचिंग आ सकते हैं और बाद के अंदर चीजें जो है उस तरफ आपकी जा सकती है। अट्रैक्शन आर देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डेवलप, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपके वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और दीगर आपके बहुत ज्यादा सीरीन, आपका पूरा बलूचिस्तान का बीच वेरी अट्रैक्शन, और उसके अंदर जो आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे आप वो पैकेजेस आपकी जो है टूर ऑपरेटर का स्पेल। लेकिन आपको जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस और दीगर जो है उनको वन विंडो सोल्यूशन आपको देना होगा, ये मोमा को करना होगा इसके अंदर। इसके बाद आप आ जाए मैरीन फिशरीज के हवाले से, उसका अल्टरनेट आप कोस्टल एक्वाकल्चर की तरफ जाएंगे, ये भी ब्लू इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसमें आपको बलूचिस्तान के लॉन्ग कोस्ट इस वक्त सिंध के अलॉन्ग साइड डेवलपमेंट हो रही है, उसमें एक काफी बड़ा इंटेंसिव किस्म का श्रिम्प फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ और छोटे छोटे जो है फार्मर्स उसकी तरफ जा रहे हैं और सक्सेस स्टोरी हुई है। पंजाब में भी श्रिम्प लास्ट ईयर जो है वो बड़ी पैमाने के ऊपर उसकी कल्टीवेशन ली है। तो ये आपका अलॉन्ग द कोस्ट आप श्रिम्प फार्मिंग और दीगर जो है कोस्टल एक्वाकल्चर की तरफ उसकी तरफ जाएं। फिर ये तीसरा सेगमेंट आपका है जो जिससे कि आपका ब्लू इकोनॉमी बूस्ट है। फिर आपका मैरीन एंड मिनरल्स की तरफ आप जा सकते हैं, जो मैरीटाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें। और फिर आने वाले दौर के अंदर तो आपका जो डीप सी के अलावा जो ABNJ के एरिया जिसके अंदर एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, उसमें BBNJ का साहब ये बड़ी वसी मौजूद है और चूंकि ज़ाहिर आज क्योंकि वक्त की थोड़ी किल्लत है तो आने वाले दिनों में आपको दोबारा ज़हमत देंगे और इस पर इंशाल्लाह हम तफसील से मजीद भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कवर जावेद साहब, ब्लू पर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत ने वीट पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी है, जो गंदम के हवाले से एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट समझी जा रही है। अब इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा गंदम की मुसलसल दस्तियाबी और मार्केट में स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना है। वो भी इस तरह के हुकूमत खुद गंदम की खरीदारी में अब हिस्सा नहीं लेगी। इस तरह सरकारी खजाने से खर्च होने वाले टैक्स पेयर के पैसे को गंदम की खरीदारी के लिए अब खर्च नहीं किया जाएगा। इस बार हुकूमत ने मुकम्मल सरकारी निज़ाम के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया है। इस नए निज़ाम के तहत गंदम की खरीदारी के साथ इसे ज़ख़ीरा करना और सप्लाई की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी और इस सूरत में हुकूमत का किरदार सिर्फ निगरान और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तक महदूद होगा। अब किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तय किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर बराह रास्त किसानों से 3500 रुपये फ़ी 40 किलो के बेंच मार्क रेट पर गंदम खरीदेगा, जो इम्पोर्ट कीमतों के मुताबिक तय किया गया है। अब इससे किसानों को गंदम की जल्द फरोख्त के साथ बर वक्त डिजिटल अदायगियाँ भी हो सकेंगी और सरकारी ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती से भी निजात मिलेगी। हुकूमत के लिए भी ये पॉलिसी इस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है कि हुकूमत खुद गंदम नहीं खरीदेगी, ना सब्सिडी देगी और ना ही सरकारी गोदामों में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि बजट पर गंदम खरीदारी का बोझ अब नहीं पड़ेगा, जो इस वक्त माली दबाव में चलने वाली मईशत के लिए एक अहम फैसला भी हो सकता है। अब सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सितंबर से मार्च तक मरहलावार गंदम मार्केट में लाई जाएगी, ताकि रमज़ान और सर्दियों में फिर खासतौर पर यह कीमतें बेकाबू ना हो जिस तरह माजी में होती रही हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी रोकी जा सके। इस तरह गंदम प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, लेकिन सरकारी गोदाम निजी मिल्कियत में नहीं दिए जाएंगे। ये गोदाम मुश्तरका तहवील में इस्तेमाल होंगे और गंदम की स्ट्रेटेजिक मिल्कियत हुकूमत के पास ही रहेगी। और इस पूरे निज़ाम की निगरानी काबीना कमेटी के 7 डिवीजनल कमेटीज़ करेंगी, जिसमें आज़ाद ऑडिट और शिकायत के निज़ाम को भी वाज़े किया गया है। अब इसी पॉलिसी और दीगर इक़दामात के नतीजे में पंजाब ने गंदम की काश्त का हदफ भी जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक हासिल कर लिया है। 16.5 मिलियन एकड़ के हदफ के मुकाबले में 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम बोई गई है और बीज और खाद सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती होने से लेकर किसान कार्ड और बिला सूद कर्जों की सहूलत के साथ ग्रीन ट्रैक्टर और स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम्स ने किसानों का एतमाद काफ़ी हद तक बहाल किया है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब हुकूमत अब बराह रास्त खरीदार बनने के बजाय रेफरी बन रही है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं बल्कि मुनज़्ज़म करना चाहती है। ये मॉडल अगर कामयाब हुआ तो किसान, सारिफ और हुकूमत तीनों को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, आने वाले दिनों में ये भी वाज़े हो जाएगा। पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हुकूमत इस वक्त गंदम की खरीदारी से अलहदा होने चाह रही है। 3500 रुपये फ़ी मन का रेट है, प्राइवेट सेक्टर को ये पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस पर किसानों का क्या रद्द-ए-अमल है? ये एक बेहतर फैसला है, ये जो पॉलिसी बनाई गई है, या इसके कुछ मनफी असरात भी सामने आ सकते हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो फैसला किया है और पॉलिसी दी है वीट की, तो सबसे पहले तो पंजाब का किसान मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत को अपना दुश्मन तस्वर करता है। चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमारी हर तरह का जो हमारे वसाइल थे उनको ख़त्म कर दिया। आलू का रेट, गंदम का रेट, मकई का रेट, इसी तरह बाकी फसलों का, इवन के हमारी सब्जियां भी जो थी वो भी हमें मंडी तक जाने का किराया तक पूरा ना हुआ। और दूसरे नंबर पे सर जो वीट पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए वीट पॉलिसी में तो सबसे पहले तो हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर की मनमानी है, वो खरीदे ना खरीदे, वो रेट कम करे ज्यादा करे और वो कितनी खरीदे। दूसरे नंबर पे सर जब गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, आप देखें कि हमारी जो गंदम है आप उसे कंट्रोल तो डंडे से करते हैं, फिर आपके पास कौन सा कानून है कि आप जब सपोर्ट प्राइस हमें नहीं दे रहे, हमें कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है, सिर्फ चंद ट्रैक्टर्स दे के, वो तो एक लॉलीपॉप है ज़रात के लिए। आप और वो चंद लोगों को, अगर 1 करोड़ लोगों में से 100 लोगों को 200-500 को आप ट्रैक्टर दे देंगे तो ज़रात नहीं बदल जाएगी उससे। ये ऐसे ही अहमकाना फैसले, और मुझे नहीं समझ आती कि इनके एडवाइजर भी इनको नहीं समझाते कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस किसान को अपना दुश्मन बना रहे हैं। हम इनकी गवर्नमेंट का खुद, हम नून लीग के वोटर सपोर्टर होने के बावजूद आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि इन्होंने तबाही कर दी है ज़रात की, और बिल्कुल ये ज़रात दुश्मनी की तरफ लेके जा रहे हैं इस सिस्टम को। पूरे मुआशरे में जो महंगाई और पूरे मुआशरे में मुआशी जो मसाइल चल रहे हैं इस टाइम,
वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ज़बू आली की वजह से हैं। आप देखें कि ग्रोथ रेट जो था 6% से गिर के माइनस में आ गया, और फिर अभी आप कहें कि ज़राअत को हमने बेहतर कर दिया। आपने तो जो हमारे इन्वायरमेंटल पैसे आए थे बाहर से, ग्रांट आई थी, उसकी भी गाड़ियां लेके डिपार्टमेंट को दे दी, तो आपने तो वो भी जिम्मेदारों पे खर्च करना गवारा नहीं किए। तो आप क्या पॉलिसी इस सूबे में लाएंगे, या आप इस सूबे को कैसे बेहतर करेंगी, हमें नहीं समझ आती। और पहले तो हम सोचते थे कि शायद ये कुछ बेहतर करे हमारे लिए, आने वाले दिनों में कोई इनकी रहनुमाई करे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये किसान दुश्मन है और इन्होंने किसान दुश्मनी का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, और किसान भी इसको अब समझ गए हैं कि ये हुकूमत जो है ये वाकई हमारी दुश्मन है और हमें क्रश करना चाहती है। तो अमर साहब, ये इस वक्त आप जो कि किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों का बुनियादी तकाजा या डिमांड क्या है? जो हुकूमत ने अपने आप को रेट तय करने से या एक सपोर्ट प्राइस फिक्स करने से उस पूरे प्रोसेस से अलग किया है, तो हुकूमत प्राइस इसमें बढ़ाए या अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखे, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा पीछे रखे? चूँकि बहुत से लोग की डिमांड भी थी कि ये रेगुलेटरी सिस्टम से हुकूमत आउट हो जाए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, न सिर्फ ज़राअत को, चीनी को और दीगर चीज़ों को। तो अब जब वो हुकूमत कर रही है तो अभी भी उस पर तनकीद हो रही है। सर देखिए ना, आप चीनी जो है वो गन्ना पहले का खरीदा हुआ था, क्रशिंग सीजन खत्म हो गया, गन्ना जो था वो उसी रेट पे खरीदा गया जो सरकारी निर्ख अनाउंस हुए, और उसके बावजूद आप देखें कि बल्कि उससे भी कम खरीदारी हुई। उसके बावजूद आप देखें कि चीनी जो थी वो 110-20 रुपए पूरा साल महंगी बिकती रही, इजाफा कर दिया गया उसके रेट में। आप चीनी का रेट तो कंट्रोल कर नहीं सके, आप वीट का रेट कैसे कंट्रोल कर ले? हम किस तरह इस हुकूमत पे यकीन कर ले कि ये तो चीनी का चंद लोग हैं, चीनी वाले सर चंद मिलों वाले हैं, उनको नहीं कंट्रोल कर सके, तो ये वीट जो है इसका रेट ये कैसे कंट्रोल कर लेंगे? ये नाअहली है और सर ये गलत पॉलिसी है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है कि ये आप देखें कि 3 साल पहले रेट जो था वो 3900 रुपए था, और अब जो है 3500 रुपए। आप चीजों के निर्ख देख ले, इनपुट्स की कीमतें देख ले कि वो जमीन से आसमान पे पहुंच गई हैं, और हमारी फसलों के रेट आप नीचे ला रहे हैं। हम नुकसान में उगा के नहीं दे सकते। ये भूल है मरियम नवाज साहिबा की कि किसान नुकसान में उगा के गंदम इनके हवाले कर देंगे। उमर साहब, जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं सामने अभी गंदम की बुआई के खास तौर पर, वो तो उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया, बल्कि माइनर सा सरप्लस भी है। 16.5 मिलियन एकड़ का जो हदफ था वो 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम की बुआई करके इस वक्त वो हदफ हासिल कर लिया गया। तो इस वक्त दिलचस्पी तो किसानों की नजर आ रही है इस बुआई में, या ये हदफ ही कम रखा गया था? बिल्कुल सर, देखिए ये हदफ जो है गवर्नमेंट के हर दफा बनते हैं, और ये सरकारी लोग जो है वो अपने अपने देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, और वो ये नहीं चाहते होते कि हम कुछ कम लिख दें तो ये ना हो कि वजीर आला साहिबा हमें सस्पेंड कर दे या हम पे उनका गुस्सा उतर जाए। तो सारे अपने अपने अदादो-शुमार, ये फेक चीजें हैं सर। अगर ये जेन्युइन होती तो आप पिछले साल वाली गंदम सरप्लस तो होनी चाहिए थी, वो कहाँ गई? वो गंदम तो है ही नहीं सर। सही, तो अब इसका मतलब जो पिछले 2-3 साल में हमने एक बुरानी कैफियत देखी, इस साल भी कुछ उन्हीं के वही उसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिल सकते हैं, वही सूरत हाल पैदा होगी? या चूंकि ये बुआई का फिगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है, तो निस्बतन बेहतर पिछले सालों की निस्बत सूरत हाल रहेगी? सर देखिए, पिछले साल इन्होंने कहा कि हम सरप्लस हैं, हमने टारगेट अचीव कर लिए, और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि गंदम 5000 रुपए मन तक भी बिकती रही है मार्केट में इस साल। क्यों 5000 पे गई? जब आपने रेट ही 2800 रखा था, किसान की 2900 सेल हुई तो इन्होंने FIR दे दी, और अब 5000 पे सेल हुई तो फिर कहाँ गई गवर्नमेंट? ये इसी तरह होगा कि गंदम 5-6 हजार रुपए में जाएगी। जो पैसे कमाने वाले हैं वो पहले सस्ती किसान से खरीदेंगे, माफियाज जो है उन्हें सिर्फ फैसिलिटेट किया जाएगा, और बाद में वो फिर पब्लिक को 5-6 हजार रुपए मन में बेचेंगे और अपने पैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। हमारे थे गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।